नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं कैरिसल कंपनी की। तो आज के इस बिज़नेस एनालिसिस में हम कंपनी को डिफरेंट एस्पेक्ट से एनालाइज़ करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कंपनी के बिज़नेस के बारे में कि क्या कंपनी करती है, कौन से प्रोडक्ट बेचती है, कहाँ पे बेचती है और क्या फ्यूचर प्लान्स है उसकी भी बात करेंगे की डेवलपमेंट्स और की रिस्क फैक्टर्स में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की जैसे कि ग्रोथ हो गई, डेट हो गया डेट टू इक्विटी हो गया, उसके बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लो किस तरह है, कंपनी का मार्जिन्स किस तरह है, उस सब की बात करेंगे। फिर हम वैल्यूएशंस में बात करेंगे, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग बेस पे कंपनी आज कहाँ पे वैल्यूड है और क्या वो रीजनेबल है, महंगा है या सस्ता है, उस सब की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे टेक्निकल्स में कि उसके बाद हम देखेंगे कि आज की डेट में जो कंपनी के जो प्राइस मोमेंटम है वो किस तरह चल रहा है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो न्यूट्रल है, क्या लग रहा है कि इन फ्यूचर ये प्राइस मोमेंटम कहाँ जा सकता है। अब वहाँ जाएगा नहीं जाएगा वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन हम एक व्यू बनाएंगे कि किस तरह से स्टॉक जो है यहाँ से आगे कर सकता है। उसके बाद हम एट द एंड बात करेंगे इस वीडियो में समरी की, जिसमें कि मैं फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स के बेस पे कंपनी को रेट करूंगा। सपोज मेरे को वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं तो मैं उसको ग्रीन से रेट करूंगा। अगर मेरे को वैल्यूएशन खराब लग रहे हैं तो मैं उन्हें रेड रेट करूंगा, और अगर मेरे को वैल्यूएशंस ओके ओके लग रहे हैं तो मैं उन्हें येलो कलर से रेट करूंगा। तो येलो कलर से हम हाईलाइट कर देंगे उसको। और आज की डेट जो है वो 30/10 है, जिसको मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 अक्टूबर 2025। और डेट मेंशन करने की जरूरी इसलिए है ज़रूरत कि इन फ्यूचर जब हम कब इस वीडियो को दोबारा देख के एनालाइज करेंगे तो हम जान पाएंगे कि क्या हमारे थिंकिंग में गलती थी या क्या हमने सही सोचा और वैसा ही हुआ या वैसा नहीं हुआ, ताकि हम इन फ्यूचर लर्न कर सके कि किस तरह से बिजनेस ने ऑपरेट किया और क्या हमने सोचा था, क्या हमारी थिंकिंग प्रोसेस सही थी या गलत थी, तो उस सब का हम पता लगा सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि आज के बाद आने वाले 6-8 महीने में 1 साल बाद शेयर का जो प्राइस है, जो शेयर प्राइस मोमेंटम है वो किस तरह से रहता है और बिजनेस का जो मोमेंटम है वो किस तरह से रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए रेगुलरली ऐसे बिजनेस एनालिसिस लेके आता रहूंगा, जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक स्टॉक को और एक कंपनी को किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट से एनालाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं हम बिजनेस के बारे में। तो बेसिकली कंपनी जो है वो क्वाड्स सिंक जो है, क्वाड किचन सिंक और स्टेनलेस सिंक के बिजनेस में, यहाँ से कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू आता है। आई थिंक अराउंड 60% का जो रेवेन्यू है वो इन दो सेगमेंट से आता है। उसके बाद कंपनी जो है किचन सर्विसेज, काउंटर टॉप्स, जैसे हमारे किचन रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कंपनी बनाती है। उसके बाद बिल्ट इन अप्लायंस हो गए, चिमनीज हो गई, कुक टॉप्स हो गए, डिश वॉशर, वाइन चिलर, और उसके बाद अभी रिसेंटली फूड वेस्ट डिस्पोजर्स। तो ये सब का काम जो है कंपनी करते हैं। तो बेसिकली कंपनी एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि वन स्टॉप सोल्यूशन टू किचन है, और साथ ही साथ कंपनी वन स्टॉप सोल्यूशन टू किचन एंड बाथरूम बनना चाहती है। तो धीरे धीरे कंपनी जो है वो फॉसेट्स और फिटिंग्स में भी जा रही है, जहाँ पे जो कि बाथरूम में टैप्स वगैरह यूज होती हैं, सिंक्स में, वो उस सबको कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। और धीरे धीरे ये सेगमेंट में भी कंपनी जो है वो अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है। बाद अगर हम बात करें, कंपनी जनरेट्स मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो अबाउट 81% जो रेवेन्यू इनका वो एक्सपोर्ट से आता है। यहाँ पे अगर हम देखें प्रेजेंटेशन में, तो आई थिंक इन्होंने मिक्स दिया हुआ है। हाँ जी। तो ये देखें, तो इनका जो जोग्राफिक मिक्स है वो 41% जो है वो ये, अगर हम Q1 2026 की बात करें तो 34% जो रेवेन्यू है वो यूएसए यूके से आता है। उसके बाद अगर हम बात करें 26.8% जो रेवेन्यू है वो यूएसए से आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें यूरोप की, तो 13% रेवेन्यू जो यूरोप से आता है। तो इन तीनों कंट्री को मिला के अगर हम बात करें तो अराउंड 60, 70, 75, 73, 74% के आसपास का जो है वो रेवेन्यू यहाँ से आता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8%, यानी कि लगभग 83, 84% के आसपास का जो रेवेन्यू वो वहां से आता है एक्सपोर्ट से, और सिर्फ 17, 18% जो है वो भारत से आता है। तो मेजोरिटी जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है कंपनी का। उसके बाद अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, मैक्सिमम सेल्स कम्स फ्रॉम क्वाड सिंक एंड स्टील सिंक। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए, तो Q1 2026 में जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो आया है क्वाड सिंक से 49.8%। उसके बाद आया स्टील जो सिंक्स है उनसे अराउंड 10% के आसपास। तो 60% जो रेवेन्यू है वो सिंक बिजनेस से आता है। उसके बाद सर्विसेज और जो अप्लायंसेज का बिजनेस है वो, अभी अप्लायंसेज का बिजनेस तो अभी इन्होंने थोड़ा टाइम पहले शुरू किया है, तो वो वहां से सिर्फ 15% रेवेन्यू आता है। और सर्विसेज जैसा कि किचन किचन में जो काउंटर टॉप वो सब जो है वहाँ उनसे रेवेन्यू लगभग 25% आता है। तो मेजोरिटी जो सेल है वो क्वाड सिंक और स्टील सिंक से ही कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के ब्रांड्स की, तो कैरिसल, टेक कैरिसल और स्टर्नहैगन नाम के 3 ब्रांड है जहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है। और इन 3 ब्रांड्स के अंडर ही कंपनी डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफीज में अपने जो प्रोडक्ट है उनको बेचती है। और यहाँ पे आई थिंक इनने फोटो तो नहीं है यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स की, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, तो रिसेंटली इन्होंने नया सेंटर चालू किया है इंडिया में।
अहमदाबाद और पुणे में, यहाँ पे उसकी अपनी फ़ोटो भी दिया है प्रेज़ेंटेशन में। और चलिए अब बिज़नेस के बारे में, हाँ, बिज़नेस के बारे में हो गया यहाँ पे, उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में हम सबसे पहले ग्रोथ की बात करेंगे, जो कि हम पिछले 5 साल और पिछले 4 क्वार्टर में देखेंगे किस तरह रही है। फिर हम बात करेंगे मार्जिन्स की, कि किस तरह से मार्जिन्स रहे हैं पिछले 4 सालों में, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज़ में आज के डेट में मार्जिन प्रेशर चल रहा है, स्पेशली जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में ऑपरेट करती है उनमें। उसके बाद हम रिटर्न रेशियोज़ की बात करेंगे, फिर हम ऑपरेटिंग कैश टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कन्वर्जन क्या है उसकी बात करेंगे, फिर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं ग्रोथ में। तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो पिक्चर परफेक्ट रेवेन्यू ग्रोथ है पिछले 5 साल का। बहुत ही बढ़िया, मतलब मिनिमम जो था वो 12.1% था, वो भी कोविड के टाइम पे। उसके बाद थोड़ा-सा बढ़ा क्योंकि कोविड के टाइम पे बेस छोटा हो गया था। लेकिन उसके अलावा ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है पिछले पाँचों सालों में। उसके बाद अगर हम पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे सिंगल डिजिट ग्रोथ ज़रूर था पिछले 1-2 साल, 1-2 क्वार्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारा मार्केट ही काफ़ी खराब कर रहा था और इतने खराब मार्केट में भी कंपनी ने डी ग्रोथ की जगह ग्रोथ दिखाया, तो वो एक अच्छा साइन है। और उसके बाद अगर हम देखें तो रिसेंटली फिर डबल डिजिट ग्रोथ में अराउंड 13% के आसपास ग्रोथ में कंपनी वापस आ गई है। और अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो 2021 और 2022 में काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट्स बढ़े इनके। उसका रीज़न ये देखिए, अगर आप यहाँ पे इनके स्क्रीनर में आके हम देखते हैं, तो ये देखिए, तो मार्जिन्स इनके एकदम से एक्सपैंड कर गए थे। ये कोविड के बाद का टाइम था, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइस गिर गए थे और साथ ही साथ जो पेंट अप डिमांड थी 1-2 सालों की, या 1-2 क्वार्टर की, वो इन 2 सालों में आई थी। उस वजह से इनके जो यूटिलाइज़ेशन लेवल थे, तो वो एकदम बढ़ गए थे। जो इनके क्वाड सिंक के यूटिलाइज़ेशन 60% के आसपास थे, वो 80, 85, 90% के आसपास पहुँच गए थे। उस वजह से इनका फिक्स्ड कॉस्ट जो था, वो बेटर ऑब्ज़ॉर्ब हो पाया था। और उसी उसी वजह से जो इनके नॉर्मलाइज़्ड 18-19% के मार्जिन्स थे, वो 22% तक पहुँच गए। तो इस वजह से इन 2 सालों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया। उसके बाद ये देखिए, मार्जिन जब नॉर्मलाइज़ हुआ नेक्स्ट ईयर 2023 में 18% पे हुआ, तो डीग्रोथ दिखाया कंपनी ने। उसके बाद फिर पिछले 2 सालों में फिर से 10% का ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा-सा एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ जो है पैट में वो कम है। उसका रीज़न क्या है? एक तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेप्रिसिएशन बढ़ गया है कंपनी का, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने डेट लेके अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ाई हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो उसमें भी खर्चा जाता है। तो उस वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे उस लेवल तक उतनी ग्रोथ नहीं पहुँची है जितनी कि रेवेन्यू में हुई है। और सेम ट्रेंड अगर हम देखें कि इसमें भी यहाँ पे डी-ग्रोथ था 2024 दिसंबर में, जहाँ पे ये देखिए, तो हाँ, ये देखिए इनके मार्जिन्स 14% पे गिर गए। तो यहाँ पे एक 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 वन ऑफ था फ्राइट कॉस्ट का। उसके बाद जो इनके रॉ मटेरियल थे वो अचानक से 3-4% का उन्होंने बम्प दिया था। उस वजह से इनके मार्जिन इस क्वार्टर में गिरे थे और वहाँ पे शेयर की आई थिंक 20-25% तो बुरे तरीके से धुलाई हुई थी। आई थिंक दिसंबर, अगर हम जनवरी में इनका रिजल्ट आया था, तो यहाँ पे अगर आप देखें दिसंबर के बाद, जो दिसंबर में 800 का शेयर था वो 500 पे पहुँच गया था। और उसके बाद जब रिकवरी हुई तो 500 का शेयर अब लगभग-लगभग 900 से ऊपर पहुँच बैठा है। तो ये एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी भी हो सकता है ऐसा, कि अगर कोई मार्जिन कोलैप्स आता है किसी भी बिज़नेस में, जो कि वन ऑफ की वजह से होता है, तो वो वहाँ पे आप एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था उसका। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में काफ़ी अच्छा कमबैक किया है, फिर से 19% का ग्रोथ और फिर यहाँ पे 44.5% का ग्रोथ। तो मार्जिन यहाँ पे देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में थोड़े से रिकवर किए हैं। यहाँ पे मार्जिन हालाँकि थोड़ा-सा गिरे थे एज़ कम्पेयर टू मार्च 24, 18% पे आए थे, लेकिन इनका आई थिंक कुछ ना कुछ यहाँ पे इश्यू, ये तो एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुआ था, दूसरा इनका यहाँ पे टैक्स रेट कम है, उस वजह से यहाँ पे थोड़े से एलिवेटेड लग रहे हैं प्रॉफिट्स। अदरवाइज़ फिर भी 14-15% का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। तो पिछले 2 क्वार्टर में पैट में भी अच्छी रिकवरी आई है, मार्जिन भी इम्प्रूव किए हैं और रेवेन्यू तो ग्रो कर ही रहा है कंपनी का। तो ओवरऑल ग्रोथ तो कंपनी का अच्छा लग रहा है। 1-2 साल इधर-उधर हो गए तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ओवरऑल हमको ठीक-ठाक लग रहा है, अच्छा ग्रोथ बहुत अच्छा ग्रोथ लग रहा है। अगर हम मार्जिन्स की बात करें, तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में ये देखिए 14.2 पे ज़रूर पहुँचे थे, लेकिन उसके अलावा फिर से दोबारा यहाँ पे कमबैक हुआ है मार्जिन्स में। और अगर हम पूरे साल के देखें एफवाई 25 के, तो 16.8% पे हैं और पिछले 5 साल की एवरेज 19.26 परसेंट है और 10 साल की एवरेज 17.36% है, यानी कि एवरेज से नीचे चल रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि रिसेंटली कंपनी ने एक्सपेंशंस भी किए हैं, तो वहाँ पे भी पैसा लगा है, उस वजह उसमें भी खर्चा आता है, क्योंकि नया अगर आपने प्लांट लगाया है, तो आपको बंदे तो पहले दिन से हायर करने पड़ेंगे। अब पहले दिन से रेवेन्यू थोड़ी जनरेट होगा। इसी तरह से उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्राइट कॉस्ट, जो रिसेंटली रेड सी इशू था उस वजह से फ्राइट कॉस्ट बढ़ गया था। तो कंपनी का क्योंकि ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, तो उस वजह से कंपनी के जो मार्जिन है वहाँ पे प्रेशर आया था। लेकिन अब शायद यहाँ से थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी बोल रही है कि शायद एफवाई 26 में या नेक्स्ट ईयर ये 18-19% की रेंज तक पहुँच सकते हैं मार्जिन्स। तो अगर मार्जिन्स इम्प्रूव होते हैं, साथ ही साथ रेवेन्यू में ग्रोथ आती है, तो बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले भी होगा ये। और जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है आने वाले 1-2 3 सालों में।
उसके बाद अगर हम बात करें रिटर्न रेशियोज़ की, तो रिटर्न रेशियोज़ 2024 तक बहुत ही अच्छे थे अगर हम आरओईसी और आरओई की बात करें, लेकिन 2025 में थोड़े से दोनों गिरे हैं रेशियोज़। उसका रीज़न क्या है? एक तो मार्जिन हमारे थोड़े से कंप्रेस हुए हैं, उस वजह से, और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी ने क्यूआईपी किया था, उस वजह से जो इनका कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बढ़ गया, और उस कारण इनके जो आरओसी है वो भी थोड़ा-सा कम हुआ है और आरओई भी थोड़ा-सा कम हुआ है। और ये इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है, तो आने वाले शायद 1 साल में या 2 साल में ये रिकवर कर जाएगा, जैसे-जैसे रेवेन्यू ग्रोथ आएगी, जैसे-जैसे जो करंट प्रोडक्ट है उनका यूटिलाइज़ेशन लेवल बढ़ेंगे, तो ये धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा। ओवरऑल अगर हम देखें, तो एवरेज भी काफ़ी अच्छी है, तो 18-20% का आरओजी, आरओसी दोनों कर रही है कंपनी, जो कि एक काफ़ी अच्छा लेवल माना जाएगा कि ये अगर आप देखें, तो 21 और 22 को अब हटा दें, तो ये 15-16% के आसपास का आरओई, आरओसी है, तो ओवरऑल आरओई, आरओसी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर हम बात करें कैश फ्लोज़ की, तो यहाँ पे 2025 में नेगेटिव कैश फ्लोज़ रहे हैं कंपनी के ऑपरेटिंग लेवल पे, और जो कन्वर्जन है वो नेगेटिव 5% है, और अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज कन्वर्जन भी 40% के आसपास है। तो कैश फ्लोज़ कन्वर्जन थोड़ा-सा पुअर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2025 में कंपनी ने आई थिंक इन्वेंटरी बिल्डअप किया है, उस वजह से इनका कैश फ्लो थोड़ा-सा कम हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखिए, तो इन्वेंटरीज़ इनकी 130 सॉरी, जो 130 करोड़ की थी 2023 में, वो 221 करोड़ की हो गई हैं। और रिसीवेबल्स भी बढ़े हैं, क्योंकि कंपनी का एक्सपोर्ट में जैसे-जैसे ग्रोथ होगी, तो वहाँ पे जो नए-नए इन्होंने जैसे आइकिया से डील साइन की है, और जो बड़े काफ़ी सारे यूके में रिटेलर्स हैं किचन अप्लायंसेस के और होम होम फर्निशमेंट के, होम फर्निशिंग के, तो उनके साथ उन्होंने टाई अप किया, तो वहाँ पे जनरली थोड़ा-सा रिसीवेबल साइकिल भी बड़ा होता है, तो उस वजह से इनका इन्वेंटरी बिल्डअप इन्होंने रिसेंटली आई थिंक आइकिया से काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है इनको, तो उस वजह से इनका जो इन्वेंटरी बिल्डअप है वो हुआ है, तो उस वजह से इनके कैश फ्लोज़ नेगेटिव हुए हैं, लेकिन आई थिंक शायद आने वाले जो एफवाई 26 है इसमें वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम पिछले 4 साल की बात करें, तो थोड़े से कम कन्वर्जन ज़रूर है, लेकिन फिर भी 50% के आसपास का एवरेज कन्वर्जन है, 50-55, 52% के काइंड ऑफ कन्वर्जन है, तो जो कि एक अच्छा कन्वर्जन माना जाएगा। थोड़ा-सा लोअर साइड में है, लेकिन फिर भी ठीक-ठाक है। तो ओवरऑल इतना अच्छा कन्वर्जन नहीं लग रहा है, थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है यहाँ पे। अब देखने वाली बात होगी कि एफवाई 26 में ये किस तरह से रहता है। तो अगर हम बात करें डेट की इसके बाद, तो डेट लेवल जो है वो थोड़ा-सा हाई था पिछले 2 सालों में, जब कंपनी ने यहाँ पे देखिए तो 138 करोड़ का डेट 241 करोड़ हुआ, फिर 300 करोड़ हुआ, और 2025 में कम ज़रूर हुआ है, और साथ ही साथ जो इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी 0.5 चला गया। उसका रीज़न क्या है, इन्होंने रिसेंटली क्यूआईपी किया था, जिससे इन्होंने डेट रिपेमेंट आई थिंक उससे नहीं किया, लेकिन कैश फ्लो से किया, लेकिन उस वजह से इनकी बुक वैल्यू बढ़ गई है। तो बुक वैल्यू बढ़ने के कारण भी डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो गया, और साथ ही साथ थोड़ा-सा जो रीपेमेंट किया उस वजह से भी डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो गया। तो एब्सोल्यूट डेट नंबर ठीक-ठाक है, एवरेज थोड़ा-सा हायर साइड में है, लेकिन फिर भी डेट उतना खराब नहीं है, ओवरऑल ठीक-ठाक लेवल पे है डेट। आने वाले शायद जो एफवाई 26 है इसमें थोड़ी और रिपेमेंट होगी, थोड़ी बुक वैल्यू बढ़ेगी, तो ये नंबर और इम्प्रूव करेगा यहाँ से। तो चलिए अब फंडामेंटल्स के बाद हम आ जाते हैं वैल्यूएशंस पे, क्योंकि फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन क्या हम वैल्यूएशन देके वो फंडामेंटल्स खरीद रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्राइस टू अर्निंग्स, तो आज के डेट में 36.7 टाइम्स है, जो कि 29th ऑफ अक्टूबर 2025 का क्लोज वैल्यूएशन हमने यहाँ पे लिया है, तो 36.7 टाइम्स है। अगर 5 साल के एवरेज की बात करें तो 34.1 टाइम्स है, और उसके बाद अगर हम बात 10 साल के एवरेज की बात करें तो 29.4 टाइम्स है। तो 10 साल का जनरली काफ़ी लंबा पीरियड हो जाता है, तो बेटर ये है कि 5 साल के एवरेज से कंपेयर करें हम, क्योंकि 10 साल में काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है बिज़नेस में। मार्जिन्स यहाँ पे अगर आप देखें, तो 10 साल पहले जो कंपनी कर रही थी वहाँ से ये देखिए, तो आई थिंक सेम ही मार्जिन कर रही थी, तो मार्जिन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिज़नेस में और काफ़ी सारे फंडामेंटल चेंजेस होते हैं, तो इसलिए बेटर ये होता है कि आप 5 साल का एवरेज जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो देखें, और 5 साल का ही प्राइस टू सेल्स देखें, और 5 साल का ही प्राइस टू बुक देखें। तो अगर हम उसके बेस पे देखें तो 3.1 टाइम्स और 3.1 टाइम्स, 6.6 टाइम्स का एवरेज है प्राइस टू बुक, और 4.9 का आज के टाइम चल रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जो क्यूआईपी किया है उस वजह से इनका बुक वैल्यू बढ़ गया, तो बुक वैल्यू जब बढ़ेगा तो और जो प्राइस है वो हायर प्राइस पे भी प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा वो कम लेवल पे आएगा। तो इसलिए वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं, थोड़ा-सा हायर साइड में है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी 18-20% का ग्रोथ दिखा रही है, उस हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी सही है, और इवन मार्केट में जो आज के डेट में काफ़ी सारे शेयर हैं, 80-90 के पीई पे हैं, 8-9% का ग्रोथ है, कहीं पे तो फ्लैटिश ग्रोथ है, उसके बाद भी वो वैल्यूएशन मिल रहा है। तो यहाँ पे 18-20% का ग्रोथ है, स्मॉलर मार्केट कैप है, इन फ्यूचर नए-नए प्रोडक्ट ला रही है, नए बिज़नेसेस विन कर रही है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें, तो वैल्यूएशन ठीक है, महँगे तो नहीं कह सकते ज़्यादा, लेकिन सस्ते भी नहीं है, तो वैल्यूएशन की कॉल आपको खुद इंडिविजुअली लेनी होगी। मेरे कहने पे ना जाएँ, आपको मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, तो वैल्यूएशन उतने खराब नहीं लग रहे हैं, हालाँकि उतने सस्ते भी नहीं है वैल्यूएशंस।
तो चलिए अगर हम वैल्यूएशन के बाद प्राइस मोमेंटम की बात करें तो करंट प्राइस ट्रेंड although upward but still looks little weak in past few weeks and even on a long term basis it's largely sideways since 2021। तो 2021 से अगर हम देखें तो प्राइस में कुछ खास हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपने सपोज दिसंबर 2021 में इसके होल्डर थे आप तो 870 का दाम था उस टाइम और आज की डेट में 916 का दाम है। मतलब लगभग 2-3% का 3-4% का वहां से ग्रोथ हुआ है। तो कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ तोड़-फोड़ नहीं किया शेयर ने। लेकिन अगर हम देखें जो रिसेंट लो बनाया था इसने दिसंबर में, तो दिसंबर में अगर हम बात करें दिसंबर 2024 में तो इसका लो अराउंड 500-520 रुपीज़ के आसपास का था। वहाँ से ये 900 रुपए चला गया। यानी कि 40-50% का सॉरी नॉट 40 80-90% का ग्रोथ इसने पिछले अगर हम देखें 6-8 महीनों में दिखाया है। तो वहाँ से तो ग्रोथ बहुत अच्छा वहाँ से तो नंबर जो रिटर्न्स है काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर हम 2021 के बाद के होल्डर हैं, तो वहाँ से अगर हम रिटर्न देखें तो सिर्फ 2-3% का है 4 साल में रिटर्न। यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, काफ़ी सारे स्टॉक यहाँ पे 10-10 गुना भी हो गए हैं। तो वहाँ पे ये शेयर जो है इसने 4 साल में मात्र 3% का रिटर्न दिया। तो इसीलिए काफ़ी बार अगर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाए, प्राइस मोमेंटम जो है वो आपको बताए कि यहाँ से वीकनेस शुरू हो गई है शेयर में, तो वहाँ पे बेटर ये है कि रादर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करने की सोचें और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना बने रहें सिर्फ फॉर द सेक ऑफ बीइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। क्योंकि काफ़ी बार काफ़ी हम में से गलती करते हैं, मैंने भी ये काफ़ी बार गलती किया है कि जब भी देखा कि यार एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है, जितनी मर्जी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, जब उसके फंडामेंटल्स थोड़े खराब होते हैं, वैल्यूएशंस थोड़े हाई हो जाते हैं, तो वहां से स्टॉक का जो मोमेंटम है वो खराब होता ही होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 21 दिसंबर में 40 के ऊपर का पीई था, जो कि सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो मेन रीज़न था वो था वहाँ पे मार्जिन्स बहुत एक्सपैंड हो गए थे। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस टू सेल्स आपको एक बेटर इंडिकेशन देता। तो ये देखिए प्राइस टू सेल्स जो है वो लगभग 6 टाइम्स पहुँच गया था। तो 6 टाइम पहुँचने के बाद फिर मार्जिन कोलैप्स जब शुरू हुआ 2023 में, ये देखिए तो 22% से जब ये 2023 में 18% पे गिरा मार्जिन्स, तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम शुरू हुई। तो उसके बाद 2022 में जब पीक वैल्यूएशन का सिनेरियो बना, तो उसके बाद फिर शेयर ने अपना जो है मोमेंटम धीरे-धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा भी नीचे एग्जिट ले लेते, तो आपके रिटर्न्स अच्छे होते। उसके बाद दोबारा आप री-एंटर कर सकते हैं स्टॉक में जब वैल्यूएशन थोड़े फेवरेबल हो। यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स प्राइस टू सेल्स भी बाद में मिला और रिसेंटली अगर दिसंबर का क्रैश देखें, तो वो भी अराउंड 2 टाइम्स प्राइस टू सेल्स पे पहुँच गया था क्रैश करता-करता। तो आज की डेट में वैल्यूएशन इसीलिए थोड़े से हायर साइड में ज़रूर लग रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप मार्जिन देखें तो मार्जिन थोड़े इंप्रूव कर सकते हैं इनके जो 17% के आसपास है। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है अराउंड 18-19 से 20% के आसपास का मार्जिन कर सकते हैं वो जैसे-जैसे यूटिलाइजेशन लेवल इंप्रूव करते हैं। तो शायद वैल्यूएशन थोड़ा-सा स्ट्रेच ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी ठीक है एज़ कम्पेयर टू 2021 जो वैल्यूएशंस है वो फिर भी ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा आपको कॉशियस रहना है। अगर प्राइस मोमेंटम में ज़्यादा वीकनेस नज़र आती है तो शायद ये एक अच्छा सेल भी हो सकता है। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है और मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। उसके बाद अगर हम देखें दिस वीकनेस इज मोमेंटम कुड बी ड्यू टू हायर वैल्यूएशन, जिसकी हमने बात की कि 2021 में काफ़ी हायर वैल्यूएशन थे। उसके बाद मार्जिन भी जो वो थे पीकिंग आउट हो रहे थे 2021 में। तो आई थिंक यहाँ पे क्वार्टरली में तो शायद ज़्यादा ये देखिए तो 20% के ये देखिए मार्जिन जो थे जो 22% के मार्जिन थे वो आई थिंक जून में ही 20% पे आ गए थे। उसके बाद सितंबर में 16% पे आ गए थे। तो वहां तक तो स्टॉक काफी करेक्ट हो गया था आई थिंक। अगर हम बात करें तो अप्रैल मई जून, हाँ तो जून में ऑलरेडी 800 समथिंग 870 का स्टॉक जो था वो 550 पे आ गया था। और उसके बाद फिर वो मोमेंटम जो है वो और वीक हुआ। उसके बाद जब यहाँ पे एक बार रिकवरी आई तो फिर स्टॉक लगभग डबल हो गया अपने बॉटम से और फिर यहाँ पे सेम सिनारियो प्ले आउट हुआ। तो बेसिकली स्टॉक जो है लार्जली साइडवेज चल रहा है अगर हम लॉन्गर टर्म पे देखें। लेकिन उसमें कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अगर आप थोड़े सस्ते वैल्यूएशन पे खरीदते हैं तो ये आपको देखना है कि किस तरह से आपको किस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक खरीदना है। एज करंट वैल्यूएशन लुक्स बिट रीजनेबल ऑल्दो नॉट चीप, दिस मोमेंटम माइट इंप्रूव इफ द ग्रोथ इन बोथ रेवेन्यू एंड पैट कंटिन्यूज और बेटर एक्सेलरेट्स। तो अगर यहाँ से पैट में और रेवेन्यू में ग्रोथ जो है वो इंप्रूव होती है इन फ्यूचर और यहाँ से अगर ये जो मार्जिन हैं ये थोड़ा सा इंप्रूव होते हैं तो शायद जो मोमेंटम है वो अच्छा हो जाए यहाँ से। लेकिन अदर देन दैट मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा वीक लग रहा है और वैल्यूएशन भी थोड़े से स्ट्रेस्ड है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन के हिसाब से आज की डेट में स्टॉक बाइंग रेंज में तो नहीं लग रहा है। अगेन मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपना एनालिसिस खुद करें, मेरे कहने पे ना जाएं। अगर आपको लगता है ये बाय है तो आप जरूर खरीदें इसको, क्योंकि मैं अपना यहाँ पे एक व्यू दे रहा हूँ और मैं कल को गलत हो गया तो मेरे को आप ना बोलें कि मैं स्टॉक लेने वाला था या
मेरी वजह से आप स्टॉक ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि यहाँ से इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो आप ज़रूर यहाँ पे स्टॉक को खरीदें। तो ये बात हुई हमारी प्राइस मोमेंटम की। अब हम बात करते हैं की डेवलपमेंट्स की, कि आज की डेट में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन फ्यूचर कंपनी की ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं और मार्जिन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो कंपनी कैपेसिटीज एक्सपैंड कर रही है स्टेनलेस स्टील सिंक्स में, उसके बाद किचन अप्लायंसेज और फॉसेट्स में भी। यहाँ पे अगर हम इनकी प्रेजेंटेशन में जाएं तो आई थिंक इन्होंने मेंशन भी किया है यहाँ पे। ये सॉरी यहाँ पे, हाँ जी। तो ये देखिए आप, क्वाड सिंक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे भी नहीं है, ये देखिए। तो इन्होंने in stainless steel segment, we have received a good response from big brands and OEM manufacturer, which will create a significant opportunity for expansion in domestic and international market. तो बेसिकली कंपनी ने, जो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा ऑर्डर फ्लो आ रहा है स्टेनलेस स्टील में, और उस वजह से कंपनी जो है इसके यहाँ पे जो अपना जो इनका जो कैपेसिटीज है स्टेनलेस सिंक में, वो बढ़ा रही है इन फ्यूचर। यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में तो नहीं दिया, लेकिन आई थिंक इनके कॉन कॉल में जब मैंने सुना था उसमें इन्होंने बताया था कि ये स्टेनलेस स्टील में जो कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो इनके किचन अप्लायंसेज बिजनेस है उसमें भी ये कैपेसिटी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी, वी हैव पार्टिसिपेटेड IKEA's global RFQs and secured the award to expand this partnership, signed a purchase agreement and will invest 20 crore in mold machinery and infrastructure to cater to IKEA's global non-US quad sink requirements। तो एक और चीज़ ये क्या है कि जैसे रिसेंट टैरिफ सिचुएशन है उसमें कंपनी, क्योंकि कंपनी 20% से ज़्यादा जो अपना रेवेन्यू है वो यूएस से जनरेट करती है, तो उसको डी रिस्क करने के लिए जो IKEA का नॉन यूएस बिजनेस है, यानी कि जो IKEA सपोज ऑस्ट्रेलिया में बेचता है या यूके में बेचता है या किसी और कंट्री में बेचता है, तो धीरे धीरे उनको ये वहां पे जो है अपना सामान सप्लाई करेंगे, ताकि यूएस बिजनेस जो है उसका शेयर थोड़ा और नीचे आ जाए, कि इनको टैरिफ का उतना इम्पैक्ट ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी टारगेटिंग टू इम्प्रूव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ क्वाड सिंक फ्रॉम 65% टू 80-85% इन कमिंग क्वार्टर्स। तो आज की डेट में जो क्वाड सिंक है वहां पे 60-65% के आसपास का यूटिलाइजेशन लेवल है, जो कि इन फ्यूचर कंपनी गाइड कर रही है 80-85% तक जा सकता है, जैसे जैसे आईका का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और साथ ही साथ जो नए रिटेलर है उनका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होता है। तो क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट काफी हाई रहता है जब यूटिलाइजेशन लेवल कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब यूटिलाइजेशन लेवल कम बढ़ेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट काफी हद तक एब्जॉर्ब होगा, तो ये मार्जिन एक्सपेंशन के लिए हेल्प करेगा। अगर हम देखें, कंपनीज विनिंग न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम न्यू क्लाइंट्स लाइक IKEA एंड अदर बिग रिटेलर्स लाइक अक्रॉस द ज्योग्राफी, दैट विल हेल्प इट इन बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जिसकी हमने बात की कि अगर जैसे जैसे नए जो रिटेलर्स हैं बड़े बड़े, ये ऑन बोर्ड आएंगे, तो जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। उसके बाद कंपनी इज लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स विद AI एनेबल्ड फीचर्स। तो किचन अप्लायंसेज में काफी सारे नए प्रोडक्ट हैं जहाँ पे AI एनेबल्ड फीचर्स हैं, उसके साथ कंपनी उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है, जो कि इन फ्यूचर बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है और डिफरेंशिएटर भी हो सकता है उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में उससे। उसके बाद कंपनी स्लोली डाइवर्सिफाइंग इनटू न्यूअर ज्योग्राफीज, जैसे हमने बात किया कि धीरे धीरे कंपनी जो अपना यूएसए का बिजनेस जो है वो डी रिस्क कर रही है, क्योंकि रिसेंट जो टैरिफ सिचुएशन है उस वजह से भी, और साथ ही साथ जो नई नई अपॉर्चुनिटीज है वो ऑस्ट्रेलिया हो गई, मिडिल ईस्ट हो गई या अदर कंट्रीज हो गई, तो वहां पे भी कंपनी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है अपना यूएस, यूके और यूरोप से जो डिपेंडेंस है, जो आई थिंक इनका 75% जो रेवेन्यू है वो यही इन्हीं तीन कंट्रीज से आता है, इन्हीं तीन तो उस वजह से ये वहां से डिपेंडेंस जैसे जैसे कम होगी, वैसे वैसे कंपनी का शायद मार्जिन प्रोफाइल और बेटर हो और शायद रेवेन्यू का ग्रोथ भी इंप्रूव हो यहाँ से। उसके बाद कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग डीलर्स इन इंडिया एंड वांट्स टू इम्प्रूव देयर सेल्स फ्रॉम इंडिया। तो आज के डेट में यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे वी आर वर्किंग आउट ऑन रोबस्ट बिजनेस प्लान टू इंक्रीज आर डोमेस्टिक business from current levels to 100 and to 500 crore over the medium to term to strengthen our position in domestic market. These strategic initiatives reaffirm our commitment to sustainable growth, operational excellence and delivering long-term value. तो आज के डेट में आई थिंक 150 करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक रेवेन्यू करती है कंपनी, वहां से ये 500 करोड़ तक जाना चाहते हैं आने वाले 3-4-5 सालों में। तो अगर ये होगा तो ये एक और ग्रोथ ड्राइवर होगा। तो नई ज्योग्राफीज हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गई, मिडिल ईस्ट हो गई, उसके अलावा इंडिया में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने पिछले 2-3 सालों में काफी अग्रेसिवली डीलर नेटवर्क को एक्सपेंड किया है इंडिया में। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखिए 82 से 95 तक पहुंच गया। यहाँ पे फ्लैटिश था 2-3-4 सालों में, उसके बाद फिर ये पिछले 2-3 सालों में अच्छा ग्रोथ आया, और सेम अगर आप देखें तो डीलर नेटवर्क में भी पिछले 2-3 सालों में काफी अच्छा ग्रोथ आया है। तो 1500 डीलर से यहाँ पे 4000 प्लस हो गए FY25 में। तो कंपनी बेसिकली अपना जो इन इंडिया का बिजनेस है उसे भी काफी तेजी से इन फ्यूचर ग्रो करना चाहती है, और जैसा कि भारत में प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड भी चल रहा है, तो ये कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है।
तो चलिए अब हम की डेवलपमेंट्स के बाद बात करते हैं कुछ की रिस्क फैक्टर्स की। तो कि कुछ की रिस्क फैक्टर्स जो कंपनी के हैं वो सबसे पहले तो है कि कंपनी जनरेट्स गुड पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम यूएस। जैसे कि हमने बात किया 20% से ऊपर का जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता है। और अब आज के डेट में जो टैरिफ्स हैं अगर ये लगते हैं तो इन फ्यूचर कंपनी का जो सेल्स है और मार्जिन दोनों पे इम्पैक्ट हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कंपनी जो अपना डाइवर्सिफाइंग का जो उनका स्ट्रेटजी है उसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर पाती है, क्या वो सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट कर पाती है या नहीं। लेकिन कंपनी जो है इस जो रिस्क है इसको धीरे धीरे मिटिगेट तो कर रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो न्यू किचन अप्लायंस सेगमेंट इज वेरी ओवर क्राउडेड एंड माइट टर्न आउट टू बी मार्जिन डाइल्यूटिव इफ देयर इज प्राइसिंग वॉर फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स। क्योंकि किचन अप्लायंसेज में काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, क्योंकि आउटसोर्स करके मैन्युफैक्चर करा लेते हैं और अपना ठप्पा लगा के बेच देते हैं। तो उस वजह से अगर इन फ्यूचर यहाँ पे प्राइसिंग वॉर छिड़ती है तो ये मार्जिन डाइल्यूटिव हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो सिंक बिजनेस है वहाँ पे मार्जिन अच्छे हैं। और अगर ये किचन अप्लायंस बिजनेस में रियलाइजेशन उतने अच्छे नहीं मिलते, यानी कि जो सामान है कम में बेचना पड़ता है, डिस्काउंट पे बेचना पड़ता है, तो वो मार्जिन के लिए एक खराब होगा कंपनी के लिए। तो मार्जिन जो करंट लेवल है यहाँ से भी गिर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनीज डोमेस्टिक बिजनेस इज लो मार्जिन एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, दस चेंज इन मिक्स ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट कुड आल्सो लीड टू लोअर मार्जिन गोइंग इनटू फ्यूचर। तो कंपनी गाइड तो कर रही है कि 18 से 20% का मार्जिन हो जाएगा, लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस है वहां पे इनके मार्जिन थोड़े से कम है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि रियलाइजेशन कम है। तो अगर इन फ्यूचर डोमेस्टिक का मिक्स बढ़ता है तो शायद मार्जिन जो है वो थोड़ा सा हिट वहां पे ले, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कंपनी इस चीज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाती है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं आज की वीडियो की समरी पे। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स को ओवरऑल हम ग्रीन रेट करेंगे। ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और इन फ्यूचर कंपनी गाइड भी कर रही है और इंप्रूव हो सकते हैं। रिटर्न रेशियोज हालांकि FY 25 में गिरे हैं, लेकिन उसका रीज़न क्या था कि कंपनी ने जो QIP किया उस वजह से, और उनका जो बुक वैल्यू वो बढ़ गया और साथ ही साथ मार्जिन थोड़े से गिरे, तो उस वजह से थोड़े गिरे हैं। लेकिन आने वाले 1-2 सालों में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो ओवरऑल इसको भी हम ग्रीन रेट करेंगे, लेकिन हम कैश फ्लोज और डेट टू इक्विटी को हम येलो रेट करेंगे, क्योंकि कैश कन्वर्जन थोड़ा सा लोअर साइड में लगा मेरे को, और साथ ही साथ डेट टू इक्विटी थोड़ा सा हाई है, इंप्रूव हो रहा है। लेकिन अगर आने वाले सालों में ये 0.5 तक आता है, 0.5 तक तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन एवरेज थोड़ा सा हाई है, तो ओवरऑल डेट टू इक्विटी को शायद ग्रीन भी रेट कर सकते थे, लेकिन हम येलो रेट करेंगे तो थोड़ा सा अगर कम होता है तो और बेटर है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं हमको, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हायर साइड में लग रहा है। वैल्यूएशन ओवरऑल हम येलो रेट करेंगे, ना बहुत ही कम है ना बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा कहीं में बीच में है। तो थोड़ा सा अगर नीचे करेक्शन मिलता है तो शायद अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन इन फ्यूचर बिजनेस किस तरह से परफॉर्म करेगा। प्राइस टू अर्निंग्स हायर साइड में चल रहा है, प्राइस टू सेल्स बिल्कुल एवरेज के पास है। तो इसको हम ना सस्ता कह सकते हैं ना महंगा कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा लोअर साइड में वैल्यूएशन है, उतना बुरे नहीं है वैल्यूएशन एज कम्पेयर टू मार्केट भी, और एज कम्पेयर टू कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं और जो ग्रोथ है उसके भी। प्राइस टू बुक अच्छा लग रहा है, क्योंकि रिसेंटली QIP करने की वजह से कंपनी का बुक वैल्यू बढ़ा है, उस वजह से इनका प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो कम हो गया है। तो प्राइस टू बुक फिर भी ठीक है लग रहा है एज कम्पेयर टू एवरेज। तो उसके बाद हम टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स भी उतने कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई मोमेंटम में है स्टॉक की भाई यहाँ से बहुत ही ज़्यादा चल जाएगा। अच्छा अच्छा मोमेंटम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा पिछले कुछ टाइम में वीक हुआ है, जो नीचे से 80-90% का रैली दिया है। उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम वीक लग रहा है। अब आने वाले 1-2 क्वार्टर में पता लगेगा कि किस तरह से ग्रोथ रहता है। उसके साथ ही फिर स्टॉक प्राइस को देखना होगा कि किस तरह से जो टेक्निकल्स है वो करते हैं। लेकिन अगर उस बीच में ये और वीक होता है प्राइस, तो आई थिंक इट्स बेटर टू एग्जिट। लेकिन अगेन मेरा ये पर्सनल व्यू है, अगर मेरे पास स्टॉक होता तो अगर यहाँ से थोड़ा और 20-30% और चल जाता है एकदम से, और ग्रोथ उतना स्ट्रॉन्ग तेजी से ना आता, तो वहां पे अगर प्राइस मोमेंटम उसके बाद वीक होता या इस लेवल से भी वीक होना शुरू होता, तो शायद मैं बेचने को देखता है स्टॉक को रादर देन और लेने को। और उसके बाद लेने का बात तो तभी होती है जब थोड़ा सा वैल्यूएशन और रीजनेबल हो जाए और थोड़ा सा जो गिरावट है वो कम हो। तो टेक्निकल्स भी हम देखें तो ओवरऑल उतने अच्छे नहीं लग रहे, ठीक ठाक लग रहे हैं। यहाँ पे देखें तो पिछले 4 सालों में फ्लैटिश ग्रोथ है शेयर प्राइस में। बॉटम से जरूर 2 बार लगभग 90 से 100% का ग्रोथ दिया, लेकिन पांच अगर हम बात करें तो 2021 के पीक से, तो वहां से लगभग शेयर प्राइस जो है वो फ्लैटिश है। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि इन फ्यूचर
यूट्यूब की जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड कर सके। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स पे ऐसा वीडियो लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक स्टॉक को खुद किस तरह से एनालाइज़ करते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।